साल 2020 में शाहीन बाग की औरतों ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और देखते ही देखते देश के न जाने कितने ही मोहल्ले, कितने ही शहर इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। मुस्लिम महिलाओं का यह आंदोलन केवल सीएए और एनआरसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ भी खड़ा हुआ जहां वे आमतौर पर अपनी स्पेस क्लेम नहीं कर पाती हैं। महिलाएं आज़ादी के पहले से लेकर वर्तमान तक अपने अधिकार के लिए हमेशा विद्रोह के गीत गाती नजर आई हैं। ऐसे कई आंदोलन हैं जहां इन महिलाओं ने घर और बाहर दोनों मोर्चों को संभालते हुए खुद की बात रखी है। पर आज के इस वीडियो में हम केवल श्रमिक आंदोलनों की बात करेंगे, जहां महिलाओं ने अपने दृढ़ हौसलों के बल पर खुद ये मोर्चा संभाला। अगर सही मायने में बोलूं तो हमें जो शाहीन बाग का मोर्चा था वहीं से इतनी प्रेरणा मिली है। हम उस प्रेरणा के सदका इधर पहुंचे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जहां से जीत कर जाएं। देश की राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में चले किसान आंदोलन की सफलता को बिना महिलाओं के योगदान के याद नहीं किया जा सकता है। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम, हर हालात में महिला आंदोलनकारी किसान विरोधी कानून की वापसी की मांग के लिए संघर्ष में अपना योगदान देती रहीं। आंदोलन में शामिल महिलाओं ने एक और मंच संभाला तो दूसरी ओर प्रशासन की लाठियों का भी सामना किया था। आंदोलन में मानव अधिकारों और लोकतंत्र की बात करने वाली इन महिलाओं में कई जीवन में पहली बार किसी आंदोलन में शामिल होने घर से बाहर निकली थीं। साथ ही एक ऐसा आंदोलन था जहां समाज के साथ खुद महिलाओं को भी इस बात का एहसास हुआ कि वे भी किसानी का कितना अहम हिस्सा हैं। अलग अलग उम्र और तबके से ताल्लुक रखने वाली इन महिला किसानों ने विरोध में अपनी संसद लगाई। यही नहीं, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि वे आंदोलन में क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बदले में सवाल किया था कि क्या महिला देश की नागरिक नहीं है, उन्हें क्यों राजनीति से दूर रहना चाहिए। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन 2021-2022 दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के कई राज्यों में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बीते कई महीनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने काम के बदले उचित वेतन की मांग को लेकर उनका यह आंदोलन अपने अपने जिलों में अभी भी जारी है। आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान गांवों में अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर अपना बराबर योगदान दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को मान्यता भी मिली थी, पर उन्हें उसके इस जरूरी काम के लिए पर्याप्त वेतन नहीं मिला। वहीं हर राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का काम एक जैसा होने के बावजूद उनको मिलने वाले इंसेंटिव में अंतर रहता है। अपनी मांगों और अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए इसी साल आशा कार्यकर्ताओं ने एक राष्ट्र संघ का गठन किया। उन्होंने इस बात को साबित किया कि महिलाएं गलत के खिलाफ चुप नहीं रहेंगी, वे बोलेंगी भी और विद्रोह भी करेंगी, चाहे घर हो या बाहर। 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में महिला श्रमिकों की कुल संख्या 149.8 मिलियन है। इनमें से 35.9 मिलियन किसान के रूप में काम करती हैं, 61.5 मिलियन कृषि मजदूर हैं, 8.5 मिलियन महिलाएं घरेलू उद्योग में काम करती हैं और 43.7 मिलियन महिलाएं अन्य श्रमिकों की श्रेणी में आती हैं। यानी महिलाएं हमेशा से ही देश के कार्यबल का एक अहम हिस्सा रही हैं। हिस्सा केवल काम का नहीं, उन आवाजों का भी जो हमेशा गलत के खिलाफ उठती रही हैं। जैसे साल 2015 में केरल में हुई मुनार वृक्षारोपण हड़ताल। यह आंदोलन विद्रोह की एक असाधारण कहानी है, जिसमें गैर संघीय, मजदूर, प्रवासी और समाज में हाशिए पर रहने को मजबूर महिलाओं ने एक बड़ी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इन मजदूर महिलाओं ने न केवल पुरुषों के प्रभुत्व वाली ट्रेड यूनियनों और राजनीति को चुनौती दी, बल्कि पुरुषों को भी अपने अभियान पर कब्जा करने से मना कर दिया था। साल 2015 में सितंबर के पहले सप्ताह में केरल के मुनार कन्नन देवन हिल्स प्लांटेशन लिमिटेड KDHPL के एक फैसले के खिलाफ महिला मजदूरों ने हड़ताल की थी। यह हड़ताल मजदूरों के सालाना बोनस को 10% तक करने के खिलाफ और मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हुई थी। 6 सितंबर 2015 में लगभग 5000 महिला मजदूरों ने KDHPL के दफ्तर के सामने हड़ताल करनी शुरू कर दी थी और सरकार से हुई बातचीत के बाद उनके बोनस की 20% बढ़ोतरी की मांग को मान लिया गया था।
यह आंदोलन पितृसत्ता की उस दमनकारी रचना के खिलाफ भी था जिसमें महिलाओं को नेतृत्व के योग्य नहीं माना जाता है। 1980 में पुणे में हुई घरेलू महिला कामगार हड़ताल। साल 1980 में महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला कामगार को काम से बाहर निकाल दिया था। उस महिला का दोष केवल इतना था कि वो बीमार थी और काम पर नहीं जा सकी थी। 4 दिन की जगह 6 दिन की छुट्टी देने की वजह से उसका काम छूट गया था। इस घटना के बाद घरेलू कामगार महिलाएं सभी इकट्ठा हुईं और इस तरह के बर्ताव के खिलाफ आवाज उठाई और इन महिला कामगारों ने हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मुख्य मांग बीमारी के दौरान छुट्टी और वेतन बढ़ोतरी थी। इस मोर्चे का नेतृत्व पुणे शहर मोलकरीण यानी घरेलू कामगार संगठन ने किया। 1980 की हड़ताल और पुणे शहर में जो ये संगठन बना, इसके बाद देश में कई घरेलू कामगार संगठन स्थापित हुए जो घरेलू कामगारों के अधिकारों और उनके काम को पहचान दिलाने की दिशा में आज भी काम कर रहे हैं। सेव साइलेंट वैली आंदोलन। केरल के वन वर्षा कही जाने वाली साइलेंट वैली को बचाने के लिए साल 1973 में शुरू हुआ था। केरल राज्य बिजली बोर्ड ने कुंतीपुजा नदी के पार साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया। फरवरी 1973 में प्लानिंग कमीशन के 25 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया था। इस आंदोलन में एक गैर सरकारी संगठन केरल संस्था साहित्य परिषद ने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाया, जिसमें कवि और सामाजिक कार्यकर्ता सुगाता कुमारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी लिखी कविता मरातेनु स्तुति विरोध का एक प्रतीक बन गई थी। KSSP ने लोगों को इस योजना के असर को समझाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर उन्हें जागरूक किया और प्रोजेक्ट के विरुद्ध जनमत संग्रह कराया था। 1985 में इस घाटी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। यह बात तो साफ है कि जब जब महिलाओं की आवाज को दबाया गया तब तब उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद किया है। ये आंदोलनकारी महिलाएं न तो सत्ता से घबराई हैं और ना ही उसके जुल्म से। उन्होंने हर हालात में अपने विरोध को जारी रखकर उसमें जीत भी हासिल की है। और अगर जीत ना भी सकी तो ऐसे तमाम आंदोलन हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात तो नहीं कर पाए हैं, पर वे सभी इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं ने समय समय पर पितृसत्ता की अदृश्य सीमाओं को पार करते हुए अपनी बुनियादी अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ने को तैयार हैं।